हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट, आपका टारगेट बोर्ड एग्जाम चैनल पर स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में चैप्टर थर्ड धातु और अधातु के थर्ड वीडियो में धातु कर्म के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले दो वीडियोस में आपने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। अब हम लोग अगले धातु कर्म चैप्टर के पार्ट को देखते हैं। तो हम स्टडी कर चुके थे कि धातुओं के निष्कर्षण को धातु कर्म कहा जाता है। इसके जो 4 चरण होते हैं उनमें से 2 चरण 2 स्टेप्स को हम लोग कवर कर चुके थे। अब हम लोग अगला देखते हैं नंबर 3 पर। वो क्या होता है? सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण। यानी सबसे पहले आपने देखा कि अयस्क को पीस कर उसको अलग किया था, समृद्धिकरण किया था। अब उसमें से हम धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं? इस प्रक्रिया के लिए हमें 2 काम करने होते हैं। 2 काम कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है भर्जन, दूसरा होता है निस्तापन। अब आपके एग्जाम में भर्जन और निस्तापन इन दोनों प्रक्रियाओं को अलग अलग भी पूछ सकते हैं। आप एग्जाम में इतना लिख देंगे कि भर्जन और निस्तापन क्रिया के द्वारा सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण किया जाता है। अब भर्जन और निस्तापन जिसे हम आगे और अच्छे से स्टडी करेंगे, अभी हम सिर्फ इतना जान लेते हैं कि भर्जन क्या होता है। भर्जन में हम अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार निस्तापन में क्या करते हैं? हम काम गर्म करने का ही करते हैं, लेकिन ये वायु की अनुपस्थिति में होता है। अब इसके बाद में दूसरा चरण देखते हैं, धातु ऑक्साइड का अपचयन। अब जो धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ था भर्जन और निस्तापन क्रिया से, भर्जन और निस्तापन आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, तब आगे आपको समझ में आएगा कि ऑक्साइड का अपचयन क्या होता है। अब इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे हम प्रगलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रगलन। प्रगलन जिसमें करते हैं वो भट्ठी का नाम होता है बात्या भट्ठी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, गलन मतलब गलाते हैं। किसको गलाते हैं? धातु ऑक्साइड को बहुत उच्च ताप पर वात्या भट्ठी में जलाकर द्रव अवस्था में धातु को प्राप्त करना क्या कहलाता है? प्रगलन कहलाता है। अब इस प्रकार आपको धातु प्राप्त हो गई, लेकिन अभी ये जो धातु है ये 100% शुद्ध नहीं है। अब यहाँ पर हमें चौथा चरण स्टडी करना पड़ता है। इस चौथे चरण में क्या होता है? धातु का परिष्करण या शुद्धिकरण। अब इसके लिए हम विद्युत अपघटनी, जो कि मॉडर्न टाइम पर सबसे इफेक्टिव और यूजफुल टेक्निक मानी जाती है धातु के शुद्धिकरण के लिए, इसमें हम तांबा, जिंक, एल्युमिनियम जैसी धातुओं को शुद्ध हम कर लेते हैं। विद्युत अपघटनी विधि को हम आगे और अच्छे से स्टडी करेंगे, तब हम और अच्छे से इस बारे में हम लोग जान पाएंगे। अब यहाँ पर सिर्फ इतना जान लेना कि इसमें विद्युत अपघटनी विधि में कैथोड पर शुद्ध धातु प्राप्त होती है और एनोड पर अशुद्धियां प्राप्त होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि शुद्ध धातु किस पर प्राप्त होती है? कैथोड पर, और अशुद्धियां एनोड पर प्राप्त होती हैं। ठीक है, वेरी गुड। इस प्रकार आपने धातु कर्म चैप्टर को अच्छे से कवर कर लिया है। चैप्टर या जो टॉपिक है धातु कर्म, इसको आपने समझ लिया है। अब हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स को कवर करते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट आंसर्स में पूछ लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कि चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है। तो आपको पता है ये बात कि जब अयस्क को सांद्रित करना होता है तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, चुंबकीय पृथक्करण यानी चुंबकत्व के द्वारा पृथक्करण, पृथक करते हैं, अलग करते हैं। किस चीज को? अशुद्धियों को। यानी इस विधि के द्वारा हम अयस्क में मिली हुई अशुद्धियों को उनके चुंबकीय और अनचुंबकीय गुणों के आधार पर अलग करते हैं। क्या होता है? अयस्क के संकेंद्रीकरण की एक प्रमुख विधि है। यह विधि मुख्य रूप से अयस्क और उसमें उपस्थित अशुद्धियों, जिसे गैंग कहते हैं, के चुंबकीय गुणों के अंतर पर आधारित है। मतलब इसमें अशुद्धियां और जो अयस्क की जो धातु होती है वो चुंबकीय और अनचुंबकीय गुणों के अंतर पर निर्भर होती है। अब क्या करना है आपको? यह समझना है कि यदि अयस्क या उसमें उपस्थित अशुद्धियों में कोई एक भाग चुंबकीय है तो वो चुंबकत्व की ओर आकर्षित होता है, दूसरा उसकी ओर आकर्षित नहीं होता है। इस प्रकार उसे हम अलग कर सकते हैं। यही यहाँ पर मुख्य सिद्धांत भी होता है। इसमें क्या करते हैं? हम मिश्रण को एक चुंबकीय रोलर, यहाँ पे देख सकते हैं चुंबकीय रोलर है, इस पर से हम जब गुजारते हैं तो जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो चुंबक के नजदीक गिरते रहते हैं और जो अनचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो चुंबक से दूर गिरते हैं। इस प्रकार धातु का संकेंद्रीकरण हो जाता है। आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। अब चुंबकीय पृथक्करण विधि की प्रोसेस को समझ लेते हैं। जैसा कि लिखा है, इस उपकरण में 2 मुख्य रोलर होते हैं जिन पर एक अंतर चमड़े का रबड़ या पट्टा लगा रहता है। इस पट्टे को शक्तिशाली चुंबक से जोड़ दिया जाता है। आप इसको समझ सकते हैं। इसके एक छोर पर पिसा हुआ अयस्क इसे घूमते हुए बेल्ट पर डाल देता है, जिसके कारण क्या होता है? ये अयस्क
घूमता हुआ बेल्ट की या पट्टे की मदद से चुंबकीय और अचुंबकीय क्षेत्र में पहुंच जाता है। इसके बाद में इनका अलग अलग पृथक्करण हो जाता है, जैसा कि एक बार फिर आप फिगर में देख रहे हैं। इसका उपयोग किन अयस्कों के लिए किया जाता है? लौह अयस्कों के लिए, और इसका उपयोग टिन, टंगस्टन, क्रोमाइड जैसे अयस्कों के लिए भी किया जाता है। ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसी प्रकार वीडियो में बने रहिए और आप अपने बोर्ड एग्जाम की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे। ऑल प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अब हम लोग देखते हैं कि प्रगलन प्रगलन किसे कहते हैं। अक्सर बोर्ड एग्जाम में आज कर लेते हैं कि प्रगलन क्या होता है या प्रगालन क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या होता है भाई। भर्जित या निस्तापित अयस्क, आप ये बात समझते हैं कि अयस्क को भर्जित या निस्तापित कर लिया जाता है। उसके बाद अयस्क में कोक और उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उसके गलनांक से उच्च ताप पर गर्म करके पिघली हुई धातु को प्राप्त करने को प्रगालन कहते हैं। तो क्या समझा आपने प्रगलन या प्रगालन से? इसमें हम जो अयस्क, ऑक्साइड अयस्क होते हैं, इनको हम गालक में मिलाकर गर्म करके धातु को पिघली हुई अवस्था में प्राप्त करते हैं। इसे हम प्रगालन कहते हैं। यह प्रक्रिया आमतौर पर एक विशेष भट्ठी में की जाती है। उसका नाम क्या होता है? वात्या भट्ठी। क्या नाम होता है? उसका नाम होता है वात्या भट्ठी। आपको यह चीज ध्यान रखनी है। इस प्रक्रिया से लौह के अयस्कों हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से कच्चा लोहा प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार आपसे बोर्ड एग्जाम में आज कर लेते हैं कि निस्तापन किसे कहते हैं। तो निस्तापन क्या है? सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके धातु ऑक्साइड में बदलना निस्तापन कहलाता है। अब इसको आप कैलामाइन, जो कि जिंक का एक अयस्क है, इसके आधार पर समझ सकते हैं। जिंक अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर तीव्रता से गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में कैलामाइन के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब इस प्रक्रिया में होता क्या है? इस प्रक्रिया में अयस्क में मौजूद नमी और वाष्पशील अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं और जिंक कार्बोनेट टूटकर जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रकार आपने देखा कि निस्तापन के द्वारा सांद्रित अयस्क से धातु ऑक्साइड प्राप्त कर ली जाती है। अब ये रासायनिक समीकरण भी देख लेते हैं कि जिंक ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट को जब, यानी कैलामाइन को जब हम निस्तापित करते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है? जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार आपने निस्तापन को समझ लिया। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में आ सकता है। आप इसे आसानी से अब लिख सकते हैं। तो अब हम स्टडी करेंगे निस्तापन के बाद में भर्जन के बारे में, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये पूछा गया है कि निस्तापन और भर्जन में मुख्य अंतर क्या है। तो आप समझ लेना कि निस्तापन में क्या होता है। इसमें वायु की उपस्थिति होती है, इसमें वायु की अनुपस्थिति होती है। यानी जब हम सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तब इसे भर्जन कहा जाता है, और जब इसे वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, तब इसे निस्तापन कहा जाता है। यह भर्जन क्रिया ये सल्फाइड अयस्क के लिए होती है, और निस्तापन कार्बोनेट अयस्क के लिए होती है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब आप इजिली समझ सकते हैं कि भर्जन में वायु की आवश्यकता होती है। ये सल्फाइड गैस के लिए है, सल्फाइड गैस के लिए है, तो इसमें जलने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। निस्तापन कार्बोनेट गैस के लिए है, तो जलने पर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब यहाँ पे जिंक सल्फाइड ZnS प्लस 3O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने जब इसे गर्म किया, भूना, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इसी प्रकार जिंक कार्बोनेट, जिसे कैलामाइन बोलते हैं, इसको जब वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया, तब हमें जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। इस प्रकार आपने देखा कि भर्जन और निस्तापन दोनों के द्वारा हम धातु अयस्क से ऑक्साइड प्राप्त कर लेते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर फेन प्लवन विधि के बारे में भी क्वेश्चन आता है। ये फेन प्लवन विधि क्या होती है? ये विधि धातु अयस्क के सांद्रण या समृद्धिकरण से संबंधित होती है। यानी हम जब अयस्क को उसे पीस कर अलग करते हैं, उसके बाद में उनमें मिली हुई अशुद्धियों को हम फेने के द्वारा, यानी झाग बनाकर अलग कर देते हैं। इसी विधि को फेन प्लवन विधि कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि इसका मुख्य सिद्धांत क्या है। अयस्क के कण तेल से भीगते हैं और अशुद्धियां पानी से, यह सिद्धांत है। इसका उपयोग केवल सल्फाइड अयस्कों के लिए होता है। इसमें हम झाग बनाने के लिए चीड़ के तेल का इस्तेमाल करते हैं। अयस्क के कणों को झाग के साथ चिपकाने के लिए हम सोडियम एथिल जेंथेट का उपयोग करते हैं। अब झाग को टिकाए रखने के लिए एलिनीन का भी उपयोग या क्रेसॉल का उपयोग किया जाता है। अब इसमें क्या होता है? दो सल्फाइड मिलने पर एक को रोकने के लिए, जैसे कि जिंक सल्फाइड को रोकना है तो लेड सल्फाइड के ऊपर जाने देता है। यानी इसमें हम एक अवनमक भी यूज कर लेते हैं।
इस प्रकार आपने देखा कि फेन प्लवन विधि वह विधि होती है जिसमें चीड़ के तेल के उपयोग के द्वारा सल्फाइड अयस्कों से अशुद्धियों को हवा के प्रवाह से जहाग बनाकर अलग कर दिया जाता है। आप इस फिगर से इसको समझ भी सकते हैं। अगर हम इसे एक लाइन में बताएं, हवा के झोंके से सल्फाइड अयस्क चीड़ के तेल के साथ जहाग बनाकर ऊपर आता है और अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। इस प्रकार आपने फेन प्लवन विधि को भी समझ लिया, जो कि आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में आता है।